नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंसल सोशल सब्सटेंस से एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा एलर्जीज। फरवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं एलर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। उनका नाक बंद हो जाता है, छींकें लग जाती हैं, गला खराब हो जाता है, रेस्पिरेशन में उनको दिक्कत आती है। तो इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो बड़े रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं, प्राइवेट अब प्रैक्टिसेस करते हैं और लोगों को फ्री टेलीमेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो लोगों की सेवा करने का भाव उनमें बहुत है। तो आज इसी के तहत हमने उनको यहाँ इनवाइट किया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर लवासा का। डॉक्टर लवासा, आपका बहुत स्वागत है। से मुझे भी बहुत खुशी है इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, क्योंकि कितने साल हो गए मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी इसी में ही अच्छी तरह से व्यतीत की है, और मैं अभी भी चाहती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट में सेवा करने की बहुत जरूरत है। तो आप तो कह रहे थे ना कि लोग परेशान होते हैं। इनफैक्ट वे बैक 80 में जब मैं पीजीआई में एलर्जी क्लिनिक में स्टूडेंट थी, जी। तो तब हमने ये देखा कि मतलब एक बिल्कुल टिपिकल सीजन जो बैसाखी के आसपास होता है, उसमें इतने लोग एडमिट होते हैं। मतलब आप तो सिर्फ परेशान होने की बात करें, मैं हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात कर रही हूँ। और इतना ज्यादा ये विषय गंभीर था कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनके कि अप्रैल मई में एग्जाम होते हैं, उनको आउट होना पड़ता था। किसान जिनके लिए बैसाखी पे ही सारी फसल का कटना और सारी फसल का बिकना और सारे फसल का इकट्ठा होना डिपेंड करता है, उनको भी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना कर पड़ता। तो हम लोग, मैं और ये मेरी टीचर डॉक्टर लता कुमार, जो बहुत ही फेमस एलर्जिस्ट रही हैं, के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो हम दोनों ने ये सोचा कि मतलब ये सब्जेक्ट जिसको लोग, इवन डॉक्टर भी एलर्जी को अल्लाह की समझते हैं, ये नहीं कि मतलब कोई डेफिनेट साइंस। तो इतने पुराने टाइम में ये सोचा कि हमको जरूर इस पे कुछ बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, ताकि लोगों की मिजरीज को हम दूर कर सकें। और हमारी उस टाइम हाइपोथेसिस ये थी कि जो ये सोचते हैं कि पोलन है और ये सब कुछ है, लेकिन हमारा जो पंजाब है और चंडीगढ़ और सराउंडिंग रीजन से, जी। उसमें हीट थ्रेशिंग डस्ट से रिलेटेड कुछ खास एलर्जन है। तो आप सोचिए कि उस टाइम हमने ये सब्जेक्ट लिया कि क्या एलर्जन है, और हमने पूरी बहुत ज्यादा स्टडी की, खेतों में जाकर के, गाँव में जाकर के, घरों में जाकर के, इवन सिटी ड्वेलिंग्स में। वहां खेतों से उनकी वीट जब कटता नहीं था उससे पहले का प्लांट लाके, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा मैच्योर होता था उसको ला करके, फिर उसके बाद में जब वीट कट जाता था तो उसकी डस्ट कराइल शीट्स पे कलेक्ट करके, मतलब इस तरह से। कभी मौसम बदल जाता था, जैसे मुझे याद है कि मेरा 5 साल स्टडी पीरियड था, तो उस टाइम एक साल बिल्कुल भी बारिश नहीं आई और एक साल इतनी बारिश आई। तो फिर हमने ये देखा कि बारिश की वजह से उनको वीट थ्रेशिंग डस्ट को रखना पड़ा होगा। तो देख इसमें क्या क्या ऐसा उग गया होगा जो कि और साल अलग होगा। मतलब इतना इंटेंसिव हमने 5 साल तक इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च किया कि आप इतने पेशेंट बीमार क्यों होते हैं, इतने हॉस्पिटल एडमिशन हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जो कि फार्मिंग से कनेक्टेड नहीं है और जी। सिटी में, चंडीगढ़ जैसे में, उनको भी स्कूल ड्रॉप आउट, एग्जाम ड्रॉप आउट क्यों बनना पड़ रहा है, ये एलर्जी इतना गंभीर विषय क्यों है। तो काफी रिसर्च, मतलब मैंने उस टाइम बॉटनी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से भी 1 साल तक अटैच होकर के, और पोलन, फंगस, इन सबको स्टडी करना सीखा। मैं बॉम्बे गई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, वहाँ पे मैंने मॉलिकुलर स्टडीज सीखी। मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में अटैच रही, वहाँ पे मैं अपने वीट थ्रेशिंग डस्ट वगैरह को लेके गई, उनके मैंने खास एलर्जेंस बनाए, फंगस ग्रो करना सीखा। मतलब अपना जो पीडियाट्रिक फील्ड था वो तो था, लेकिन उससे ये साइंस का जो बेसिक साइंस का सब्जेक्ट है उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट आया। और तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाकर के, और तरह तरह के एलर्जेंस, जो वीट थ्रेशिंग डस्ट और इस सीजन से रिलेटेड पोलन और ये सब से, उनसे मैंने मटेरियल बनाए। और फिर आके जो हमारी पीजीआई की एलर्जी क्लिनिक थी, पीडियाट्रिक्स की एंड इवन एडल्ट्स की, उन पे इन सब्जेक्ट्स को टेस्ट किया। और आप मानेंगे नहीं कि इस रिसर्च में इतनी जबरदस्त बात साबित हुई, और मतलब एक हमको एक नया एलर्जन मिला, जो कि आज तक सारी दुनिया में ये कहते थे कि अप्रैल मई में सिर्फ पोलन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हमारी रिसर्च में ये पाया गया कि इस एरिया के लिए, जो चंडीगढ़ एंड सराउंडिंग रीजन्स, फिर बाद में इवन हरियाणा में हमने ये स्टडी, फिर बाद में हमने नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंड की,
कि ये सिर्फ यही नहीं है, लेकिन वीट थ्रेशिंग डस्ट से रिलेटेड एक नया एलर्जन है और उसका हमने नाम भी दिया। उसके लिए हमारी इंस्टीट्यूट में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला और इस रिसर्च को सबने रिकग्नाइज किया कि अगर हम इस एलर्जन को टेस्ट करने के लिए यूज करें और इसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करें तो हम पेशेंट्स को बहुत हेल्प कर सकते हैं। और तब से हम लोग वो यूज करने लग गए। साइंस में ये रिकग्नाइज हो गया कि वो एलर्जन अब हमको किट में मिलता है और उसी को हम और आप देखिए कि धीरे धीरे मतलब जितने उस टाइम में पेशेंट हमारे पास में एडमिट होते थे, जितने बच्चे एग्जाम ड्रॉप आउट होते थे, जितने किसान परेशान होकर एडमिट होते थे, वो सारे रेट बहुत कम हो गए हैं इस एलर्जन के आविष्कार के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इतनी डिटेल में नहीं ले जाना चाहती रिसर्च के, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एलर्जी, इवन डॉक्टर्स भी जिसको अल्लाह की मर्जी समझे हुए हैं, वो ऐसा नहीं है, वो एक डेफिनेट साइंस है। और पिछले 10-15 साल में पूरी दुनिया में अगर एलर्जी के केसेस बढ़े हैं तो लेकिन एलर्जी में रिसर्च भी इतना बढ़ा है कि हम अगर चाहें और डॉक्टर सारे मिलके चाहें और पेशेंट्स की अवेयरनेस हो कि हाँ एलर्जी के फील्ड में कुछ हो सकता है, तो हम जरूर जरूर उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी सफरिंग्स को न केवल होने के बाद में आराम दे सकते हैं बल्कि उनको होने से रोक भी सकते हैं। मतलब इस फील्ड में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे सीजन में सफर करते हैं ना, तो जब आप वो सीजन में सफर करके हमारे पास आ जाते हैं, मान लो कोई अस्थमा के अटैक से आ गया, मान लो कोई छींकों के अटैक से आ गया, मान लो कोई आंखों की एलर्जी के अटैक से आ गया, तब तो हमारा ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड रहेगा कि हम उसको आराम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसका जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है बड़ा, जो कि मतलब पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि जब आप ठीक हैं, जब आपका सीजन नहीं है, तो प्री सीजन पीरियड में ही आप इसका इलाज करवाइए। प्री सीजन पीरियड में इसका इलाज बिल्कुल अलग होगा। अगर आप प्री सीजन पीरियड में इलाज करवाएंगे और आपकी सीजन में प्रॉब्लम प्रिवेंट हो गई तो फिर वो आपको अगले सीजन में भी तंग नहीं देगी। तो इस तरह की बातें एलर्जी में समझना बहुत जरूरी है। एक मैं ये भी बात समझाना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को कि एलर्जी जो है ना वो एक पेड़ की तरह होती है। जैसे पेड़ में हमें पत्ते दिखते हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, डालियां दिखती हैं और थोड़ा सा तना भी दिख जाता है, लेकिन रूट्स नहीं दिखते। रूट्स सिर्फ तभी दिखते हैं जबकि रूट्स को हम खोदते हैं। तो लेकिन सारा पेड़ का एग्जिस्टेंस, डालियों का, फलों का, पत्तों का, फूलों का, सबका है तो रूट्स की वजह से ना। तो मान लीजिए आपकी आंखों में एलर्जी आ गई, आपकी स्किन में एलर्जी आ गई, आपके नाक में एलर्जी आ गई, वो छींकें बन गई, आपके पेट में एलर्जी आ गई जो कि क्रॉनिक डायरिया बन गई, आपकी सांस की नली में एलर्जी आ गई जो कि एस्थमा बन गई, या कहीं पे भी आपको एलर्जी आई तो आपके लिप्स सूज गए तो ऐसे सीरियस एंजियोइडिमा एलर्जी बन गई, स्किन पे बार बार छपाकी आ गई तो अर्टिकेरिया बन गया। लेकिन जितनी भी एलर्जीज हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और जब हम इनके रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं एलर्जी टेस्ट के जरिए तो हम न केवल एक एलर्जी को होना रोकते हैं लेकिन हम पूरे सिस्टम को रोक सकते हैं कि एलर्जी फैले ही नहीं। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोगों की समझ ये होती है कि जैसे स्किन में हो गई तो स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ऑइंटमेंट लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर हम डिटेल में जब हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि आज इनको स्किन की हो रही है लेकिन पहले इनकी नाक बंद रहता था, बार बार गला खराब होता था, छींकें आती थी। ये सब इन्होंने निग्लेक्ट किया, सोचा ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर वही एलर्जी कभी आंख में चली जाती है, कभी सांस की नली में चली गई तो एस्थमा बन जाती। तो ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है कि एलर्जी को एक आप सिर्फ सब्जेक्ट मतलब कि स्किन में होगी तो स्किन के डॉक्टर के पास चले गए, आंख में हो गई तो आंखों के पास चले गए, ऐसा नहीं रिलेट करिए। लेकिन इसका बेसिक कॉज क्या है, क्यों हुई है, तो उसके लिए ही एलर्जी स्पेशलिस्ट जैसे हम लोग हैं इतना पढ़ाई की, एमडी पीडियाट्रिक्स किया, फिर उसके बाद में पीएचडी एलर्जी में किया, उसमें 5-6 साल लग गए। तो ये बहुत डिटेल पढ़ाई है और तब से मतलब इसी फील्ड में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं जैसे मैं करती हूँ तो वो इसके बारे में ज्यादा समझ सकते हैं। जी तो पेशेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए कि हम किससे मिलें और हम किस तरह से उसका समाधान चाहें। तो ये बताना चाहती हूँ मैं व्यूअर्स को। जी जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये जानकारी आपने हमें दी है। और हम थोड़ा सा, अब जैसे आपने बताया कि लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरह के डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आपने बताया कि एलर्जी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक होके हम जो लोगों से हमने बातचीत करी है जिसकी वजह से हमने ये विषय भी उठाया,
तो आजकल जो किस किस्म की एलर्जी कॉमन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और जो पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट किस तरह का करना चाहिए, या आपने प्री ट्रीटमेंट जो कहा एलर्जी कंडीशन से जो पहले ट्रीटमेंट कहा वो क्या है, थोड़ा सा उस इलाज की तरफ आप हमें लेके चलिए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को हो गए प्रॉब्लम, तो आजकल ज्यादातर जो पेशेंट हैं वो छींकों से या नाक बंद होने से या गले में बार बार इतना रेशा गिरता है कि सो नहीं सकते, लेटे हुए कंडीशन में भी उनको बार बार उठ के स्पिट करना पड़ता है। तो ऐसे परेशान, नाक की एलर्जी से तो मैं अगर आपको बताऊं तो है कि मतलब एक आध टीचर भी ऐसे आए मेरे पास जो कि कहते हैं कि हम रिजाइन करके आ गए स्कूल से। तो मैंने कहा अरे, एलर्जी कोई रिजाइन करने का सब्जेक्ट है? वो कहते हैं आप मान नहीं सकते कि जैसे हम यूं करते हैं तो ऐसे नाक बहता है, रुमाल नहीं, एक अंगोछा लगाना पड़ता है। आप मतलब ये मैं आपको जो केस मेरे पास हुए हैं उनका उनकी लैंग्वेज में बता रही हूँ। और उस ऐसे टाइम में हमको ऐसा फील होता है कि अगर यंग लोगों को इस नाक की एलर्जी की वजह से रिजाइन करना पड़े तो हमारी पढ़ाई लिखाई धिक्कार है। तो और ऐसे कई पेशेंट्स को मैंने कहा कि आप तसल्ली रखिए, ये मत समझिए कि अभी तुरंत ऐसे होगा कि भाई नाक में कोई कॉटरी कर दिया तो ठीक हो गया, लेकिन हाँ, हम इसकी जड़ तक जाएंगे और आप ठीक होंगे, और लोग ठीक होते भी हैं। तो आजकल जो एलर्जी है वो नाक की, छींकों की, नाक बंद होने की, नाक बहने की, नाक का रेशा गले में बार बार गिर के परेशान होने की, और फिर एस्थमा। ये जो हम ये कहते हैं कि अगर आपको वीज रोकना है, वीज का मतलब होता है जो एस्थमा में सांस की नलियों को रुकने से सीटियां बजती है ना, उसको वीजिंग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो हम कहते हैं अगर आपको वीज रोकना है तो आप पहले स्नीज की केयर करें। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जो नाक की एलर्जी है वो एक्सटेंशन होकर के और एस्थमा बनती है। तो ये एक वन एयरवे वन डिजीज है कि नाक से शुरू होती है और हम निग्लेक्ट करते हैं तो वो जाकर के वो एस्थमा बनती है। तो हमको इस हालत में नहीं सोचना चाहिए कि बचपन है, कोई बात नहीं, बचपन में तो गला खराब होता ही है। इनफैक्ट आप ये देखो, हमने ये सर्वे किया है कि एंटीबायोटिक अब्यूज का सबसे बड़ा कारण है एलर्जी की जानकारी नहीं होना। क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि बार बार गला खराब होकर गए, थोड़ी छींकें हुई, बुखार जैसा महसूस हुआ और फटाफट एंटीबायोटिक्स लिख दिए, और साल 2 साल उनके एंटीबायोटिक चलते रहते हैं। और बाद में पता लगता है कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स से, ऐसे ही हम एंटीबायोटिक्स को भी बर्बाद कर रहे थे और पेशेंट के शरीर को बर्बाद कर रहे थे, वो ऐसा नहीं है, वो एलर्जी है। तो इसके बारे में आजकल की ये जो एलर्जीज हैं सब इस रेस्पिरेटरी एलर्जी है, डॉक्टर स्किन साहब, एलर्जी। यहाँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हुआ, आपकी लास्ट वाली बात हम नहीं सुन पाए। कि आपने जहाँ कहा कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता लगा एलर्जी है, प्लीज़ वहीं से एक बार दोबारा आप शुरू कर लें। मैं ये कहती हूँ कि जैसे बचपन में गला खराब होता है, बार बार छींकें आती हैं, तो अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स बार बार डॉक्टर के पास ले जाएंगे और डॉक्टर क्या करते हैं कि उनको बार बार एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन और एलर्जी का भेद समझ नहीं पाते। इन्फेक्शन ऐसी चीज है जिसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन एलर्जी में तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, वो तो अलग सब्जेक्ट है, उसको आप अलग तरह से ट्रीट करना होता है। तो हम अपनी साइंस में ये कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक अब्यूज होते हैं, मतलब कि जिनको जरूरत नहीं है उनको भी इतने एंटीबायोटिक मिलते रहते हैं कि अल्टीमेटली हम अपने वातावरण में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एलर्जी को नहीं समझ पाना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स भी शुरू शुरू में 1-2 साल तक, जब बच्चे छोटे होते हैं और गला खराब से जाते हैं, तो उसको एलर्जी नहीं समझते और बिना मतलब के एंटीबायोटिक देते रहते हैं इन्फेक्शन समझ के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कहीं एलर्जी तो नहीं है। और अक्सर देखा जाता है कि वो एलर्जी निकलती है, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, 2-3 साल में वो अस्थमा बन जाता है। तो जब ब्रोंकियल अस्थमा बन गया तो फिर उसके बाद में पेरेंट्स में भी घबराहट हो जाती है, और डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि अरे सीटियों की आवाज आ रही है, सांस रुक रहा है, स्कूल में बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है, और बार बार पीटी परेड इन सब से एक्सक्यूज मांग रहा है। तो फिर सारी जो सोसाइटी है, जैसे टीचर से लेके पेरेंट्स से लेके, और तब जाके और अवेयर होते हैं, जबकि इसका कारण रहा हुआ होता है शुरू शुरू की नीजल एलर्जी और गला खराब होना। तो वहां से शुरुआत होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एस्थमा जैसी कंडीशन को भी प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप पहले नाक की जो एलर्जी है ना, छींकों वाली और ये सब, उसको निग्लेक्ट नहीं करें, उसको वहां से ट्रीट करना शुरू करें। और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है।
अच्छा, माफी चाहते हैं उस टाइम, मतलब अपने कई ईएनटी के डॉक्टर्स जो सुन रहे होंगे, तो हालांकि वो एग्री करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में उनका भी ये रहता है रवैया कि अच्छा पेशेंट को जल्दी आराम देना है, तो वो क्या करते हैं, उनको कहेंगे कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और हम कॉटरी कर देते हैं, जो कि तुरंत मतलब नाक के अंदर ही एक मशीन लगा करके इलाज करने का मेथड होता है, उसको कॉटरी कहते हैं। तो वो कई जगहों में काम आती है, लेकिन एलर्जी में वो काम की चीज नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पेड़ को ऊपर से काट दिया और आप खुश हो रहे हैं कि मेरी खिड़की में नहीं दिख रहा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि पेड़ का एग्जिस्टेंस खत्म तो नहीं होगा ना, जब तक रूट्स रहेंगे। पेड़ की खिड़की में उग जाएगा, या आपको कहीं और दिखाई देगा, या आपको नहीं भी दिखाई दे, उगता तो रहेगा। तो एलर्जी इसी तरह का सब्जेक्ट है। तो आप डॉक्टर को कहें कि मुझे तुरंत आप मशीन लगा के मेरे नाक को साफ कर दीजिए और मुझे आराम आना चाहिए, तो आपको 1-2 महीने आराम आ सकता है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे पास 5-6 बार ऐसे ऑपरेशन कराए हुए पेशेंट्स भी बार बार आ जाते हैं। जब तक हम उनकी जड़ें नहीं खोदते, एलर्जी टेस्ट से उनके रूट कॉज नहीं पता लगाते और उस तरह का इलाज नहीं करते, तब तक वो सफ़र करेंगे। क्योंकि डेफिनेट इलाज एलर्जी टेस्ट करके, एलर्जन आइडेंटिफाई करके, एलर्जन को अवॉइड करना है। तो ये जानकारी इस सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि पहले हम उसका रूट कॉज पहचानें और रूट कॉज को पहचानने के बाद उसका इलाज करें। तो डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक होती है, कुछ हम घर में भी हाँ एलर्जेंस को पहचान सकते हैं? जी, हाँ जी, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ जिस भी इंसान के अंदर जा रही है, वो किसी के लिए तो अमृत हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वही अच्छी चीज़ अमृत भी किसी के लिए एलर्जन हो सकता है। मतलब एलर्जन, एक वन मैन्स पॉइजन कैन बी अदर मैन्स फूड, इस तरह की बात कहना एलर्जन के लिए ठीक है। और ये हमारे अंदर बेसिकली 3 तरह से जाते हैं। एक तो आप देखिए, जो भी चीज़ हम मुंह में रखते हैं, चाहे वो खाना हम रखें, चाहे वो हम दवाइयाँ रखें, जो हमें बहुत आराम दिला रही हैं, लेकिन वो भी एलर्जी कर सकती हैं। तो एक मुंह तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। और दूसरा सोर्स होता है कि हम अपने वातावरण में, जैसे आप और मैं अभी बैठे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस अंदर बाहर करके, और कितना सारा वातावरण में जो कुछ है वो अंदर ले रहे हैं। और सब जानते हैं, जिन्होंने एनवायरनमेंट स्टडीज की हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट स्टडीज की, वो जानते हैं कि इसमें पोलन, फंगल स्पोर और पॉल्यूटेंट्स और कई तरह की चीजें होती हैं जो हमारे अंदर जाकर के और अलग रिएक्शन करती हैं। तो एक सांस के जरिए जो जाते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और तीसरा होता है कॉन्टैक्ट एलर्जेंस, माने कि हमारी जो स्किन दिख रही है, उसको हवा के जरिए जो जो भी चीजें कांटेक्ट में आती हैं, तो हवा में जो एलर्जेंस होते हैं वो हमें स्किन के जरिए भी अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा स्किन में हम इतनी चीजें लगाते हैं, स्किन में हम नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो किसी भी तरह से जो हम सोचते हैं कि हम अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें भी एलर्जन हो सकती हैं। मतलब आप मान लो कि, लेकिन फिर भी उनको एलर्जी हो रही है, क्यों? डॉक्टर साहब, थोड़ा क्योंकि सा वो नेटवर्क का बीच में इशू हुआ है, जिसमें हम हाँ, आपको नेटवर्क में थोड़ा सा, ये आपकी बात हम प्रॉपर सुन नहीं पाए, शायद थोड़ा सा नेटवर्क आपकी तरफ डिप किया है। जो आपने अच्छा, बताया कि एलर्जेंस होते हैं, ये हमें समझ आया। एक थोड़ा सा रिपीट इस टॉपिक को, जरा सा हल्का सा। एलर्जन कैसे अंदर जाते हैं ये नहीं जी समझ जी में आया। जी जी जी, वो। मैं ये कह रही हूँ कि एलर्जन जो होते हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एक चीज है, कि एक पेपर वेट है, मैंने आपको उठा के दे दिया या आपने मुझे दे दिया। एलर्जन एक ऐसी चीज है कि जो भी चीज जी हमारे अंदर जा रही है जिस भी तरह से, वो किसी के लिए अमृत हो सकता है, लेकिन उसी वो ही अमृत किसी के लिए एलर्जन हो सकता है। तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि वन मैन्स फूड कैन बी अदर मैन्स पॉइजन। तो वो जी एलर्जी के लिए सबका फिट। तो एलर्जन कैसे अंदर जाते हैं उसके बारे में मैं बता रही थी। तो उसमें ये होता है कि जो भी चीज हम मुंह में रखते हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो दवाई है, तो दवाई हमें बहुत आराम देने के लिए हम लेते हैं, लेकिन फिर भी वो भी एलर्जन हो सकती है। तो एक तो मुंह के जरिए जो चीजें आती है वो एक सोर्स होता है एलर्जी का, और दूसरा होता है जो हम सांस के जरिए लेते हैं। जैसे अभी भी आप और यहाँ बैठे हैं कमरे में, और हमारे वातावरण में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप मानोगे इस बात को कि हम 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस अंदर बाहर करके
कितना कुछ अंदर ले रहे हैं। और एनवायरनमेंट में जो स्टडी करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि एनवायरनमेंट किन चीज़ों से भरा हुआ है। उसमें पोलन भी है, फंगस भी है, इंसेक्ट पार्टिकल्स भी हैं, तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स भी हैं। तो ये सारी जो मिली जुली चीज़ें हैं जो हमें आंखों से दिखती, लेकिन साइंस इनको समझ पाया है, वो चीज़ें किसी के अंदर जाके जिसको टेंडेंसी है उसको कोई भी चीज़ उसमें से एलर्जी कर सकती है। और तीसरा होता है कॉन्टैक्ट एलर्जेंस, माने कि जो चीज़ें हम अपने आप को लगाते हैं, जैसे नहाना धोना, पाउडर, क्रीम, डिओ, ये वो तो है, कपड़े पहनना, लेकिन उसके अलावा हवा से भी जो चीज़ें हमें लगती हैं तो उनमें से भी कोई भी एलर्जन हो सकता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे सोर्सेज में से जब आप पेशेंट से बहुत डिटेल में गहराई में हिस्ट्री लेते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि मुझे इसका एलर्जन आइडेंटिफाई करने के लिए खोदना है इसकी बातें, तो फिर तब आप समझ पाते हैं कि हाँ, इनमें से ये चीज़ें ज़रूरी लग रही हैं और इनको मुझे टेस्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरह की बात होती है। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए किसी के लिए मिल्क एलर्जन है, तो आपको हम बता दें कि आप दूध पीना बंद करिए, आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूध के साथ सोचेंगे कि नहीं, घी तो मेरा एलर्जन नहीं है, तो फिर आप नहीं बंद करेंगे। लेकिन जबकि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स वो सब भी आपको बंद करना है, क्योंकि घी भी तो दूध में से बना है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने मुंह से लेना बंद कर दिया, लेकिन मैं कई बार देखा गया कि ग्रैंड मदर्स आके कहेंगे कि नहीं, कुछ नहीं करते, और पता लगेगा कि दूध से नहला रही हैं या मलाई मुंह पे लगा रही हैं। तो वो कांटेक्ट के जरिए भी एलर्जन बन सकता है। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को चने से एलर्जी है, उन्होंने खाना बंद कर दिया, लेकिन किचन में जब चने पकाते हैं, आप जानते हैं प्रेशर कुकर में कितनी ज़्यादा वेपर्स निकलती हैं, और आप मानेंगे नहीं कि जिनको चने से एलर्जी होती है वो चने पकाते टाइम फेंट होते हुए भी देखे गए किचन में। मतलब कि फूड सिर्फ मुंह से ही एलर्जन नहीं हो सकता, फूड इनहेलेशन के थ्रू, मतलब सांस के जरिए जाकर भी एलर्जन हो सकता है। और जैसे मिल्क का मैंने एग्जांपल दिया कि फूड सिर्फ मुंह से ही नहीं, लेकिन कांटेक्ट से, कि आपने उससे नहा लिया या आपने वो कर दिया तो एलर्जन हो सकता है। इसी तरह से माइक्रो डोजेज में भी एलर्जन हो सकते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं हमने सब बंद कर दिया, लेकिन आप प्रसाद लेने के लिए जब जाते हैं मंदिर में तो चरणामृत मिलता है, उसमें दूध भी होता है, दही भी होता है, तो इतना सा आपने एक बूंद लिया है, लेकिन वो भी एलर्जन हो सकता है। तो इस तरह हमें हिस्ट्री की में बहुत 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 डिटेल में जाना पड़ता है। लेडीज के हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसके कंटेंट क्या है, क्योंकि आप देखिए किसी को फिश से एलर्जी थी, उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है, जब से आपने मुझे कहा मैंने बंद किया है। और देखा कि उनकी जो एक क्रीम थी वो तो मतलब शिया बटर से बनी हुई थी, जो फिश का बटर होता है, तो फिर एलर्जन पकड़ा गया। ऐसे ही मान लीजिए वो कह रहे हैं कि मैंने फिश खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन ये जो जॉइंट वगैरह प्रमोट करने के लिए, जॉइंट हेल्थ प्रमोट करने के लिए कैप्सूल्स खाते हैं, तो उनके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट नाम का साल्ट होता है जो कि फिश के कार्टिलेज से बना हुआ होता है, तो एलर्जी हो जाती है। अब किसी ने आंखों का ऑपरेशन करवाया तो उनको आई प्लग्स डालने पड़े, और वो बेचारी टेबल पे फेंट हो गई, और मुझे बुलाया गया कि ऐसा हो गया। और नेचुरली उस टाइम तो फेंट हो गई तो रिवाइव करना ही हम लोगों का काम था, लेकिन जब बाद में मैंने उनको बहुत बहुत स्टडी किया कि आफ्टर ऑल इनको हुआ क्या होगा, तो उनके अंदर बनाना की एलर्जी थी। मतलब उनको वो हिस्ट्री दे रही थी कि मुझे केला जीभ पे लगाते ही मैं फेंट हो जाती हूँ और ऐसा बॉडी में रैशेज आ जाते हैं। और मैंने फिर आइडेंटिफाई किया कि जिस चीज से उसके आई प्लग बने हुए थे, लेटेक्स, वो सब्सटेंस और केला दोनों में सेम एलर्जन होता है। तो मैंने कहा कि अब तो इनके तो हमको प्लग्स निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई चारा नहीं है। और आप मानेंगे नहीं कि उनके प्लग्स निकाले, उनके प्लग्स निकाल करके तब जा करके वो ठीक हुई। फिर हमको ऑल्टरनेट ऐसे प्लग्स ढूंढने पड़े जिनमें कि वो सब्सटेंस नहीं हो जो केले के एलर्जन से मैच करता है, और तब जाके उनका ऑपरेशन हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है। कितने ही साल हो गए उनको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, लेकिन एलर्जी में टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर इम्पोर्टेंट है। और आपकी बातें जितनी आप डिटेल में डॉक्टर को बताएंगे ना, वो बातें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में होगा कि मैं कैसे एलर्जन ढूंढूं, तो आपकी पूरी हिस्ट्री से वो एलर्जन ढूंढ लेंगे, और हो सकता है टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़े और वो आपको बता देंगे कि ये करके देखो। और अगर टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो भी फिर जो उन्होंने सोचा है डॉक्टर ने, वो हम लिमिटेड टेस्ट करके और पेशेंट को बताते हैं कि ये एलर्जन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए इलाज करें। तो इस तरह की जो बातें होती है ना, तो
डॉक्टर से मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है, पर आजकल बहुत अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि इतनी लेबोरेटरी मशरूम हो रही हैं, पेशेंट बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई निकालेंगे कि हमारा पैकेज है कि आप एक एलर्जी टेस्ट कराओगे तो एक फ्री होगा, या अब हम नॉमिनल रेट पे कर रहे हैं। तो ये सब इतना ज़्यादा मेडिकल फील्ड में गंदगी करने जैसी बात है। मेरा कोई जोर इस पे नहीं है, लेकिन मैं कम से कम ये तो बता सकती हूँ एज ए साइंटिस्ट कि ये सब चीज़ें बहुत अनसाइंटिफिक है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को कोई डॉक्टर नहीं देखता, सिर्फ एक ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको मशीन पे रन करते हैं, और चाहे वो आपके लिए रेलेवेंट है चाहे नहीं है, बस सबके लिए एक टेस्ट हो गया खून का, और एक लंबी सी कंफ्यूजिंग लिस्ट मिल जाती है। इसको ले लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं कि अब हम इसका क्या करें, क्या ये भी छोड़ें, क्या ये भी छोड़ें, क्या ये भी छोड़ें, फिर जिए कैसे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पेशेंट्स को कि ऐसे ट्रैप में नहीं फंसे। एलर्जी टेस्ट जब तक डॉक्टर नहीं चाहेंगे कि आप पे क्या टेस्ट हो, तो उस टेस्ट का कोई मायने नहीं होता है। और जब टेस्ट आ जाते हैं तो हमें उसमें से सोचना पड़ता है कि कौन सी टेस्ट की रिजल्ट इस पेशेंट के लिए रेलेवेंट है, और कौन सा मेजर एलर्जन है, कौन सा माइनर एलर्जन है, और मैं किसका इलाज करूं इसमें से, जिससे कि बाकी एलर्जन्स अपने आप शांत हो जाएं। तो इस तरह का ये बहुत ही डेफिनेट साइंस है, और इसमें पेशेंट्स की जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स की भी मैं कहती हूँ एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है कि हाँ ये तो एलर्जी हो सकता है, तो आप उसको बिना मतलब के निगलेक्ट नहीं करें, एंटीबायोटिक्स से नहीं ट्रीट करते रहें। आप उसका आगे डिटेल स्टडी करवाइए, क्योंकि अच्छे अच्छे मेथड्स, आसान मेथड्स जो पेशेंट फ्रेंडली हैं, ये अवेलेबल हैं, और एक्सपर्ट ही इसके बारे में वो राय दे सकते हैं कि हमें क्या टेस्ट करना है, करना भी है नहीं करना, और फिर उसको कैसे अवॉइड करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं ये भी चाहती हूँ कि पेशेंट्स को ना ये डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे दूध निकाल दिया, अब जिंदगी भर में दूध ही नहीं पीऊंगी, अरे मुझे गेहूं निकाल दिया, अब जिंदगी भर में गेहूं ही नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं होता। जब एलर्जेंस निकलते हैं उनका एक डेफिनेट टाइम टेबल होता है कि इतने टाइम तक आपको उनको छोड़ना है, फिर जो उनका इफेक्ट हो गया उसका कैसे इलाज करना है, और उसके बाद में एक डेफिनेट साइंस के जरिए उनको अपनी बॉडी में री इंट्रोड्यूस करना है कि जैसे सारे लोग उनको खाते हुए या उनको सांस लेते हुए नॉर्मल रह रहे हैं, वैसे आप भी फिर नॉर्मल रहेंगे। तो इस तरह का ये साइंस है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही बढ़िया जानकारी है और मुझे लगता है कि इस जानकारी से बहुत ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो अब हम इस बातचीत के अब हम मुझे लगता है कि हमें इस बात पे काफ़ी सारी और चर्चाएं करनी पड़ेंगी। तो आज की बातचीत का हम एक फाइनल यहाँ आउटकम देखना चाहेंगे। वो मेरा सवाल आपसे ये होगा, कोई भी एक किस्म की एलर्जी ले लें, जैसे आजकल का सीज़न है, फरवरी अप्रैल का सीज़न है, तो बहुत सारे लोगों को पोलन से बहुत एलर्जी होती है। तो बहुत सारे ट्रीज हैं फ्रूटिंग पे आए हुए हैं, मैंगो के ट्रीज फ्रूटिंग पे आए हुए हैं। तो किसी को अगर इस तरह की एलर्जी है तो वो उसको क्या करना चाहिए? अपने एंड पे कुछ कर सकता है? कब कांटेक्ट कर सकता है? आपसे कांटेक्ट कर सकता है? कहाँ कांटेक्ट कर सकता है? उसके लिए क्या स्टेप्स आप एडवाइस करेंगे? बस सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज करना कि मुझे इसके लिए भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो सिम्टम्स मुझे सिर्फ ऐसे लग रहे हैं कि मैं आंख मल रहा हूँ या छींक कर रहा हूँ, तो मैं बाग में जाना छोड़ दूँ या मैं अंदर रह लूँ, तो ये ही एक सोल्यूशन नहीं है ना। ये तो आज का सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जो आपके अंदर ही अंदर वो बढ़ती रहेगी, फिर उसको कौन ध्यान देगा? वो कल अस्थमा बन के निकलेगी, फिर कौन ध्यान देगा? तो मेरा मतलब ये कि निगलेक्ट नहीं करिए। हाँ, आप तरीके ढूंढ सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर बाग में एलर्जी हो रही है तो आप कहीं और जाना शुरू कर दें, आपको सुबह हो रही है तो आप शाम को जाना शुरू कर दें, आपको खुली कार में हो रही है तो आप शीशे बंद करना शुरू कर दें। तो इस तरह के जो एख्तियार अपने लेवल पे समझ के करते हैं वो तो आप कर सकते हो, पर ये नहीं कि मतलब आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, अब इस महीने ठीक हो गई, अब तो अगले महीने अगले साल देखी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप ठीक हो गए फिर भी आप ये सोचो कि अगले साल मुझे क्यों हो, तो आप इस साल ही डॉक्टर के पास जाएं और आप अपने बारे में जानकारी हासिल करें कि भाई आफ्टर ऑल मुझे क्यों होता है और मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं अगले साल अगले सीजन में बीमार ना पड़ूं। सबसे ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें मिली। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, मैं जिस पे लोगों का ध्यान खींचना चाह रहा था ताकि उनको और थोड़ा सा फ्रूट मिले इस बातचीत से, एलर्जी की जो मेडिकेशंस होती हैं, जो दवाइयाँ हम्म। होती हैं, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं।
हालांकि हम हम्म। उसके बारे में और डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो जो मैंने प्रश्न पूछा था उसी का आखिरी हिस्सा बस यहाँ पे छोटा सा, कि जो दवाइयाँ होती हैं एलर्जी की, कुछ लोग खुद ही लेना शुरू कर देते हैं, मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। अब मैं किसी खास दवाई का जिक्र तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो लेना शुरू कर देते हैं उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, तो अपने आप भी ले लेते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद हम अपनी बातचीत को विराम देंगे। उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब मान लीजिए आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर आपको सिम्टम्स को रिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि मुझे इतना रनिंग नोज हो रहा है और इतनी छींकें हो रही है और मुझे अभी फटाफट किसी मीटिंग में जाना है, तो मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल करके और जाऊंगी ना, तो फिर दवाई का रोल होगा। लेकिन दवाई का रोल अगर शुरू हो गया, दवाई ने आपको आराम दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप ये मत समझो ना कि कोई बात नहीं जी, ये लेकर के 2 गोलियां मेरा काम चल गया तो अब क्या करना है। आपने काम चला लिया, बहुत अच्छी बात है कि दवाई ने आपको आराम दे दिया। लेकिन उस दवाई ने आपके अंदर क्या किया होगा, आगे आपको उस दवाई की जरूरत नहीं पड़े, और बीमारी जो आपकी है वो क्या शेप ले रही है, वो सब तो फिर डॉक्टर ही जान पाएंगे ना। तो कुछ हद तक ले लो, आपको सिम्टम्स को आराम करना है तो आप ले लो। लेकिन जैसे ही आपके आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मिलिए तो सही ना एक्सपर्ट को, कि आफ्टर ऑल मुझे ये लेने की जरूरत क्यों पड़ी। दवाई, हर दवाई एक दवाई है, कोई वो चंद वाली तो नहीं है कि वो खुराक है कि आपने जब चाहे खा लिया और वो आपको आराम ही देगी। तो ये क्या कहना है कि आराम पाने के लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट्स बनी हैं, वो सिर्फ इफेक्ट को ठीक करती हैं। जैसे कि मेरे तबे पे कोई कालिक आ गई तो मैं उसको पहुंच करके कालिक हटा दूंगी, तो कालिक को हटाना भी एक काम है। लेकिन फिर आफ्टर ऑल बाद में वो कालिक आए ही नहीं, तो उसका भी इलाज करना है ना। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और लॉन्ग रन में जो कई लोग तो ऐसे होते हैं, सालों साल लेते रहते हैं, ये सारी दवाइयाँ पोटेंशियली हार्ट को, ब्रेन को, न्यूरॉन्स को, इन सबको हार्मफुल हैं, लिवर को हार्मफुल हैं। तो ऐसी मर्जी से नहीं लेते रहिए कि उनको चना। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमें थोड़ा सा बस ये फाइनल जो हमारी बात हो गई है, तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आप थोड़ा कहाँ प्रैक्टिस, कहाँ पे आपका क्लिनिक है, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए, फिर उसके बाद हम अगले सेशन की तैयारी दोबारा। देखिए ऐसा है, बच्चे लोग 2-3 तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो अगर क्लिनिक में ही लोग आना चाहते हैं, तब तो मेरे चंडीगढ़ 15 सेक्टर में क्लिनिक है, और पंचकुला में मैं रहती हूँ, यहाँ पे भी मेरा इवनिंग रेजिडेंस में ऑन अपॉइंटमेंट क्लिनिक है। लेकिन एक आजकल मैंने जो देखा है कुछ पे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेली मेडिसिन, मतलब आप देखिए कि इवन ये जो दूर दूर के कनाडा वगैरह से, कुवैत से, और बाहर के जो नॉर्थ से ना जुड़ रहे हैं, तो ये टेलीमेडिसिन के जरिए पॉसिबल हुआ है। और इसके लिए फोन नंबर और ईमेल, 2 चीजें काम आ सकती हैं। तो आप कहें तो आप व्यूअर्स को मेरा फोन नंबर बता दीजिए, मैं बता देती हूँ आपको धीरे धीरे, कोई चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। जी। 9417262239। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 9417262239। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो इस पे व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज दे दीजिए, या आप अपने सिंपल मैसेज दे दीजिए, तो और मैं फिर आपको कांटेक्ट करूंगी खुद कि हाँ, हम इस टाइम वीडियो कॉल के जरिए मिल सकते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चनर बना रखे हैं जो हम पोस्ट करते हैं पेशेंट्स को, और उनकी जानकारी लेते हैं। मतलब 3-4 दिन हम उनकी जानकारी हासिल करने में, उनसे बातचीत करने में, फिर वीडियो कॉल करके और आपस में कंसल्टेशन करते हैं। तो ये मेथड भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और इसके जरिए हमें नॉर्वे से, इवन ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनसे, मॉरिशस से, कनाडा से, ये यूएस से, ऐसे सब लोग जुड़ जाते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन कहलाता है। तो इसके लिए एक तो फोन नंबर काम आता है और एक ईमेल भी काम आता है इसके लिए। तो मेरा ईमेल भी बहुत सिंपल है, slavaasa, SLAVASA, SLAVASA @gmail.com। तो इन पे दोनों पे आप जुड़ करके और टेली मेडिसिन के जरिए ले सकते हैं। और अगर आना चाहते हैं, आते भी हैं दूर, कोई जबलपुर से, जयपुर से, गुड़गांव से, अपना ये करते तो फ्लाइट आते हैं, उसमें इतने लोग भर के आते हैं, जम्मू से, ऐसे पूरे पंजाब से, हर जगह से लोग आते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट लेते हैं क्लिनिक में, फिजिकली मिलके, और जो टेस्ट कराना होता है वो करा लेते हैं। तो 15 सेक्टर में है। अच्छा, मेरा डे क्लिनिक है, तो अगर जैसे बाहर के लोग आते हैं तो उनको रात को अकोमोडेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो उसी दिन आते हैं,
अपॉइंटमेंट के हिसाब से और मेरे साथ 1-1.5 घंटा स्पेंड करके फिर शाम तक वापस भी चले जाते हैं। तो इस तरह मैं डे क्लिनिक भी उनके फायदे के लिए रखा है, मैंने कोई लंच ब्रेक नहीं रखा जिससे कि मैं उस टाइम भी काम करूं और पेशेंट को होटल वगैरह में की जरूरत उसी पास आ सकें जा सकें, यही मेरी कोशिश होती है। जी डॉक्टर तो साहब, और ज़्यादा इस जानकारी। ज़्यादा डेटा फ़ोन पे कनेक्ट करती हूँ और फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो फिर उनको मिनिमम टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और आजकल कोविड के टाइम तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्लिनिक में कम से कम एक्सपोजर पाएँ। तो इस तरह के मेथड्स बहुत सक्सेसफुल हुए हैं पिछले 1 साल में। जैसे कोविड ने हमें नुकसान दिया है, लेकिन इस तरह के कुछ एडवांटेजेस भी दिए हैं। स्पेशली मेडिकल फील्ड में टेली मेडिसिन का विकसित होना बहुत बड़ी बात है। इससे दूर दूर के लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं हमारी एक्सपर्टीज़ का। जी तो जी डॉक्टर साहब, और आपका हम सबसे इस तरह की बातचीत करने के लिए, इतनी भरपूर जानकारी वाली बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके ये साथ नेक्स्ट सेशन के लिए हम डेफिनेटली जल्दी ही आपके जरूर साथ लाइव होंगे, और आपसे और इस बारे में कुछ जो लोगों के और प्रश्न होंगे उनसे आपके बारे में बातचीत करेंगे। हमसे मुझे साथ जुड़ने के। कुछ भी कर। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।